Hello everyone, welcome to Explanations with Shelly. Today we are going to discuss Indian Express editorial and today is 2nd October. And ये जो वीडियो है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसकी जो कॉपीराइट है वो इंडियन एक्सप्रेस के पास है और वहीं से आज का ये एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ये जो एडिटोरियल है ये शशि थरूर जी ने लिखा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इन द पैंथियन ऑफ इमिग्रेंट सक्सेस राइज। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि ये एडिटोरियल है किस लिए। जैसे मतलब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो इंडिया के लिए फेवर में नहीं है। फॉर एग्जांपल 50% टैरिफ हो गया या फिर H1B वीज़ा की $100,000 फ़ीस बढ़ा देना या फिर चाबहार पोर्ट पे जिसमें कि इंडिया ने इन्वेस्ट करा था और इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो वेस्ट एशिया में मार्केट को कवर करना या सेंट्रल एशिया की मार्केट को कवर करना इसके लिए, और इंडिया ने वहाँ पे एक टर्मिनल में काफ़ी इन्वेस्ट करा था, उस पर अमेरिका ने फिर से सैंक्शंस लगा दिए। तो इस तरीके से अमेरिकन जो पॉलिसीज़ हैं अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वो इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं हो रही हैं। तो इस माहौल में जो इंडियन डायस्पोरा है, डायस्पोरा का मतलब होता है इंडिया के जो लोग अमेरिका में जाके बस गए हैं मतलब जो जनरेशन्स, बिल्कुल अब वो वहीं पे कमाते हैं खाते हैं, मतलब वो लौट के नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि वो 5 साल के ले गए फिर वापस आ गए, नहीं। डायस्पोरा मतलब वहाँ पे जनरेशन्स की बात हो रही है। तो जो इंडिया के लोग हैं जो वहाँ जाके बस गए हैं फॉर जनरेशन्स, वो कुछ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं अमेरिका में वो काफ़ी पावरफुल वॉइस है वहाँ पे। मतलब उनके पास मीडियन इनकम जो माइग्रेंट्स ग्रुप हैं अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी सबसे ज़्यादा है। वो बहुत अच्छे कंपनीज़ के CEOs और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस को होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई का केस लीजिए, वो गूगल के CEO हैं। आप सत्या नडेला का केस लीजिए, वो माइक्रोसॉफ्ट को हेड करते हैं। ऐसे बहुत सारे CEOs हैं जो मतलब Fortune 500 कंपनीज़ में होते हैं। तो उनके पास बहुत पावर है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हैं। इंडिया के बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो जो वहाँ पे जाके सेटल हुए हैं इंडियन डायस्पोरा के उसमें। तो क्यों वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, क्यों वो इंडिया के लिए खड़े नहीं हो रहे, इंडिया के लिए इंडिया का एक अच्छा पिक्चर नहीं प्रेजेंट कर रहे, या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं बता रहे कि आप इंडिया के साथ खड़े होइए, आपका ये बेनिफिट ही होगा, बल्कि वो साइलेंट हैं। और ये जो साइलेंस है ये बहुत पावरफुल है। ये कहीं ना कहीं इंडिया को चोट पहुंचा रहा है और ये क्वेश्चन कर रहा है कि फिर डायस्पोरा का मतलब क्या हुआ। डायस्पोरा का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि आप होली दिवाली बना रहे हैं, आप सिर्फ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं। डायस्पोरा का मतलब ये है कि आप अपनी कंट्री के लिए वॉइस बन के जा रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं दूसरी कंट्री में, कि कभी ज़रूरत पड़ी तो आप अपनी कंट्री के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो शशि थरूर जी ने इस एडिटोरियल में इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करा है और बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, पॉसिबल रीजंस और क्या हमारे सॉल्यूशंस होने चाहिए, इससे भी उन्होंने कवर करा है इसमें। और काफ़ी अच्छे और प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट्स को उन्होंने इसमें कवर करा है। और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से या ऐसे पर्सपेक्टिव से या इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही हैं उसको देखते हुए। So let's read this. In the pantheon of immigrant success stories, pantheon मतलब it's a group of gods or a group of something. तो यहाँ पे उसको एक ग्रुप की तरीके यूज़ करा गया है। Sorry, just a minute. In the pantheon. So आप याद रखिएगा pantheon का मतलब होता है ग्रुप। सो इन द पैंथियन ऑफ इमिग्रेंट स्टोरीज, इमिग्रेंट जो दूसरे देश से आते हैं किसी मतलब देश में उन्हें, तो इमिग्रेंट सक्सेस स्टोरीज जो बहुत सारी हैं उसमें से फ्यू शाइन एज ब्राइटली एज दोज ऑफ द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी। उसमें से कुछ ही स्टोरी इतनी ज़्यादा शाइन करती हैं जैसे कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी की स्टोरी शाइन करती है अमेरिका की सक्सेस स्टोरीज़ में। मतलब अमेरिका में बहुत देशों से लोग आए, बहुत सारे इमिग्रेंट्स आए, कुछ चाइनीज़ भी आए, रशियंस भी आए, इंडियंस भी गए, लेकिन कुछ ही ऐसी स्टोरीज़ हैं इमिग्रेंट्स की सक्सेस की जो इंडिया के जैसे हाईलाइट होती है कि इतनी वो सक्सेसफुल रही। मतलब आप अगर इंडियन अमेरिकन का वहाँ पे देखें तो वो लोग बहुत सक्सेसफुल ग्रुप माना जाता है, इंडियन अमेरिकन ग्रुप वहाँ पे अमेरिका में। क्योंकि विद द हाईएस्ट मीडियन हाउस होल्ड इनकम ऑफ एनी एथनिक ग्रुप इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी की यूनाइटेड स्टेट्स में हाईएस्ट एथनिक ग्रुप्स, मतलब जो भी एथनिक ग्रुप्स हैं दूसरे कंट्री से आए हैं उसमें हाईएस्ट इनकम है उनकी, मीडियन हाउस होल्ड की। एक कॉन्स्टलेशन ऑफ CEOs हेल्मिंग फॉर्च्यून 500 कंपनीज। कॉन्स्टलेशन मतलब एक ग्रुप ऑफ बहुत सारे ऐसे CEOs हैं, सॉरी जस्ट अ मिनट, कॉन्स्टलेशन ऑफ CEOs जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज Fortune 500 कंपनीज को हेड कर रहे हैं। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए,
सुंदर पिचाई, सत्या नडाला, इनको सबको ही जानता है। 6 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी से ही कांग्रेस में 6 मेंबर्स आए हैं। 2 फॉर्मर गवर्नर्स, 2 वहाँ के स्टेट्स के जो फॉर्मर गवर्नर्स रह चुके हैं वो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी से, और काफ़ी सारे सीनियर ऑफिशियल्स जो कि टॉप पे हैं फेडरल एजेंसीज की, वो सब उसका पार्ट रहे, इंक्लूडिंग द FBI एंड द सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, और FBI में भी वहाँ पे पार्ट रहे इंडियन अमेरिकन, और इवन सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। द कम्युनिटी इज ऑफन हेल्ड अप एज अ मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन। इस कम्युनिटी को अक्सर प्रेज करा जाता है कि ये एक परफेक्ट मॉडल है इंटीग्रेशन की, मतलब इंडियन कम्युनिटी वहाँ से आई और अमेरिकन सोसाइटी में कितने अच्छे से मिल गई, इंटीग्रेट हो गई। अचीवमेंट के लिए उनको प्रेज करा जाता है कि इस कम्युनिटी से हमें सीखना चाहिए कि कितना अचीवमेंट कर सकते हैं, मतलब क्योंकि वो बहुत अच्छी, बहुत सक्सेसफुल है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी। एंड इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस के लिए उन्हें प्रेज करा जाता है कि उनका कितना इन्फ्लुएंस है अमेरिकन सोसाइटी में, इन चीज़ों के लिए उन्हें प्रेज करा जाता है। देन एंड यट, लेकिन फिर भी, एंड यट इन रिसेंट मंथ्स एज द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ माउंटेड अ सीरीज ऑफ पॉलिसी असॉल्ट्स ऑन इंडिया, और फिर भी अभी रिसेंट मंथ्स में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी सीरीज ऑफ असॉल्ट्स मतलब करे हैं इंडिया के ऊपर, जैसे कि स्लैपिंग 50% टैरिफ, इम्पोजिंग $100,000 H-1B वीज़ा एप्लीकेशन, जिसमें कि 70% इंडियंस को मिलता है, तो डायरेक्ट इफेक्ट इंडियंस पे पड़ा है। इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन इंडियाज स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि छाबहार पोर्ट का मैंने आपको बताया था, ईरान के थ्रू हम इवन छाबहार पोर्ट से हम जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हम सोच रहे थे उससे भी मतलब इफेक्ट पड़ रहा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को, कि मतलब हम जो मतलब ऐसे रशिया और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज थी उनको हम इंडिया से कनेक्ट करना चाहते थे। इवन वेस्ट एशिया का हमारा रास्ता खुल जाता छाबहार से। अफगानिस्तान तक हम छाबहार से जाना चाहते थे क्योंकि हम पाकिस्तान की मदद नहीं लेना चाहते थे अफगानिस्तान को पहुंचने में। तो वो सारे उस पर भी अगर आप क्योंकि स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया अमेरिका ने। स्टूडेंट वीज़ाज़ को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एंड टाइटनिंग इमिग्रेशन पाथवेज, और जो इमिग्रेशन मतलब जो कि जैसे लोग आ रहे हैं इंडिया से उसको भी टाइट कर रहे हैं ताकि इससे डिसप्रपोर्शनेटली इंडियंस अफेक्ट हो रहे हैं। ऑल अकम्पनीड बाय इंसल्ट्स, और इन सब ये सारी जब भी उन्होंने कुछ भी ऐसे स्टेप लिए हैं मिस्टर ट्रंप ने उनको इंसल्ट के साथ ही लिया है। द रेस्पॉन्स फ्रॉम दिस सेलिब्रेटेड डायस्पोरा हैज़ बीन एट बेस्ट म्यूटेड, लेकिन ये जो जितना हमारा इंडियन डायस्पोरा, इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा जो इतना सेलिब्रेटेड डायस्पोरा है उसका अगर हम रेस्पॉन्स देखें, अगर हम बहुत बेस्ट बात करें तो वो म्यूट रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। एंड इट हैज़ बीन एब्सेंट, और अगर आप वर्स में देखें तो वो एब्सेंट रहा है, मतलब सिर्फ म्यूट ही नहीं, मतलब वो एब्सेंट रहा है बिल्कुल, उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया हमें। देन द साइलेंस इज पजलिंग, ये जो साइलेंस है ये पजलिंग है, मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, मतलब वो इतने इंटेलिजेंट, इतने पढ़े लिखे, इतनी आइडियल कम्युनिटी, वो इंडिया के लिए क्यों नहीं स्टैंड अप कर रहे हैं। इट इज़ नॉट एज दो द कम्युनिटी लैक्स एक्सेस टू पावर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उस कम्युनिटी के पास पावर नहीं है, उनके पास कोई ऐसे एक्सेस टू पावर नहीं है या फिर प्लेटफॉर्म्स नहीं है उस कम्युनिटी के पास, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के पास। वो इतनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज को हेड कर रहे हैं, वो गवर्नर्स रह चुके हैं, वो कांग्रेस में हैं, तो इनके पास पैसा भी अच्छा खासा है, तो ऐसा नहीं कि इनके पास इन्फ्लुएंस नहीं है अमेरिका में। इंडियन अमेरिकन पॉपुलेट एडिटोरियल बोर्ड्स, अगर आप वहाँ के स्टैटिस्टिक्स देखें अमेरिका के, तो जो एडिटोरियल बोर्ड्स होते हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं उसमें इंडियन अमेरिकन काफ़ी ज़्यादा हैं। थिंक टैंक्स में इंडियन अमेरिकन काफ़ी सारे हैं, यूनिवर्सिटी फैकल्टीज़ में इंडियन अमेरिकन बहुत सारे हैं। दे फंड पॉलिटिकल कैंपेन्स, एडवाइस सेनेटर्स एंड शेप पब्लिक डिस्कोर्स, वो वहाँ पे जो इंडियन अमेरिकन है वो पॉलिटिकल कैंपेन्स को फंड करते हैं, सेनेटर्स को एडवाइस करते हैं, और इवन जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसको शेप करते हैं कि किस तरीके से जो पब्लिक डिस्कोर्स हो रहा है, जो डिबेट्स हो रही है सोसाइटी में, अमेरिकन सोसाइटी में, उसको तक वो शेप करते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि उनके पास पावर तो है, लेकिन बस वो पावर का यूटिलाइजेशन, वो वॉइस नहीं यूज़ कर रहे हैं इंडिया के फेवर में। दे आर नॉट वॉइसलेस, ऐसा नहीं कि उनकी वॉइस ही नहीं है, बस वो वॉइस को यूज़ नहीं कर रहे हैं इंडिया के फेवर में। येट एट अ रीसेंट इंटरेक्शन विद अ विजिटिंग यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन, और अभी एक रीसेंट इंटरेक्शन हुआ था, यूएस कांग्रेस से एक डेलीगेशन आया था इंडिया में जिसमें यूएस कांग्रेस के लोग थे। एक यूएस रिप्रेजेंटेटिव तो उन्होंने इंडियन एमपीज़ को, इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इन्फॉर्म करा इन रेस्पॉन्स टू अ क्वेरी फ्रॉम मी। शशि थरूर जी की कोई क्वेरी थी, उसके रेस्पॉन्स में वहाँ की वो जो यूएस डेलीगेशन, कांग्रेस का डेलीगेशन आया, उन्होंने बोला कि दैट हर ऑफिस हैड नॉट रिसीव्ड अ सिंगल कॉल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशंस असॉल्ट ऑन इंडिया,
कि उनके ऑफिस को एक भी सिंगल कॉल नहीं मिली जिसमें कि किसी ने भी प्रोटेस्ट करा हो कि आप इंडिया के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वेयर एज लेकिन एनी इशू इन्वॉल्विंग इजराइल हैड हर स्टाफ फ्लडेड विद डजन्स ऑफ कॉल्स। लेकिन अगर कोई भी इशू इजराइल के साथ हुआ है तो इनका जो स्टाफ था उसमें मतलब बहुत सारी कॉल्स जो थी वो आ रही थी। अगर इजराइल से मतलब इजराइल कम्युनिटी के जो लोग थे वो उसके लिए कितना खड़े हुए, लेकिन इंडियन कम्युनिटी के लोग इंडिया के लिए नहीं खड़े हुए। सो वाई व्हेन इंडिया इज टारगेटेड बाई प्यूनिटिव मेजर्स, तो क्यों जब इंडिया को प्यूनिटिव मतलब पनिशिंग मेजर्स इंडिया पे लगाए जा रहे हैं दैट अंडरमाइन इट्स इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, जो कि इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को। इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि टैरिफ लगा दिए। यूएस हमारी लार्जेस्ट मार्केट है एक्सपोर्ट की, ठीक है, लार्जेस्ट मार्केट एक्सपोर्ट की। अब हमारे ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिए तो हमारे प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे हो गए। अब यूएस मार्केट में लोग जो यूएस के कंज्यूमर्स हैं वो दूसरी कंट्री की प्रोडक्ट्स खरीदेंगे जहाँ पे कम टैरिफ लगा है, शायद उन पे 15% का ही टैरिफ लगा है, और क्योंकि उनके 15 का लगा है तो उनके सिर्फ 15% महंगे हुए हैं। लेकिन इंडिया के प्रोडक्ट्स तो फिर भी सस्ते होंगे ना, क्योंकि हमारे तो 50 रुपये महंगे हो गए, उनके तो सिर्फ 15 रुपये महंगे हुए। तो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, प्लस हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट कैसे, यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, यूएस चाबहार पोर्ट पे सैंक्शंस लगा रहा है, यूएस हमें रशियन ऑयल खरीदने से मना कर रहा है। तो इतने सारे स्ट्रैटेजिकली भी यूएस हमको अलोन कर रहा है, और यूएस ईयू पे भी इंडायरेक्टली प्रेशर डाला है कि आप भी सैंक्शंस लगाओ। तो हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी अफेक्ट हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लोग हम इंडिया के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। डज द डायस्पोरा, तो क्वेश्चन यही है कि इतना सब कुछ होने में भी डायस्पोरा क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों स्पीकअप नहीं कर रहा है डायस्पोरा। देन वन आंसर, अब ये बता रहे हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है कि वन आंसर में लाई इन द डेलिकेट डांस ऑफ डुअल बिलोंगिंग। देखिए डुअल मतलब दो, तो डेलिकेट डांस जो है ये बहुत कि दोनों कंट्री की आपको चीज़ें संभालनी है, इंडिया की भी और अमेरिका की भी। आप दोनों कंट्री में बिलोंग कर रहे हैं, आप वहाँ से कमा खा रहे हैं, लेकिन आपके रूट्स जो हैं वो इंडिया से हैं। तो इंडियन अमेरिकन पर्टिकुलरली दोज इन पोजिशंस ऑफ इन्फ्लुएंस, स्पेशली वो इंडियन अमेरिकन जो कि इन्फ्लुएंस की पोजीशन पे, जैसे कि सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, और जो मतलब जैसे बहुत इन्फ्लुएशन जैसे कांग्रेस में है अगर वो, ऑफन वॉक अ टाइट रोप बिटवीन कल्चरल प्राइड एंड सिविक एसिमिलेशन। वो काफ़ी टाइट रोप, बहुत संभल के चलते हैं किसके बीच में, कि कल्चरल प्राइड जो है उनकी कि हाँ वो इंडिया से एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ द कल्चर, एंड सिविक एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब आप किसी कंट्री में मिल गए जाके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिविक एसिमिलेशन है जिसकी ये बात कर रहे हैं कि आप ये भी दिखाएंगे कि आप अमेरिकन कम्युनिटी में जाके बिल्कुल फिट हो गए, वहाँ पे जाके मिल गए। तो इसके बीच में एक बहुत मतलब आप अपने कल्चर का भी प्राइड दिखा रहे हैं, बट आप ये भी दिखा रहे हैं कि आप अमेरिकन सोसाइटी में ही मिल गए आके, आप वहीं पे बिलोंग करते हैं। तो ये एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है। देयर सक्सेस हैज़ बीन प्रेडिकेटेड ऑन अ केयरफुल कैलिब्रेशन। उनकी जो सक्सेस है वो किस बात पे डिपेंडेंट है, प्रेडिकेटेड है कि वो बहुत केयरफुली कैलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब क्या उनको स्टेप लेना है, कैसे दिखाना है अपने कल्चर के भी बारे में, कैसे दिखाना है कि हम अमेरिका में बिलोंग करते हैं। जैसे कि सेलिब्रेटिंग दिवाली विदाउट एलिनेटिंग थैंक्सगिविंग, वो दिवाली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो थैंक्सगिविंग को भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि थैंक्सगिविंग को नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको अकेले छोड़ दे रहे हैं, वो थैंक्सगिविंग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब अगेन वो दिखा रहे हैं कि हम अपने कल्चरल प्राइड दिवाली के लिए भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम थैंक्सगिविंग, हम इस सोसाइटी में आए, अमेरिकन सोसाइटी में, हम उसको भी अपना रहे हैं। इन्वोकिंग गांधी विदाउट चैलेंजिंग जेफरसन, वो गांधी को इन्वोक करते हैं अपने पैसेजेस में, अपनी स्पीचेस में कि नॉन वायलेंस करिए, सबको एक्सेप्ट करिए एक्सेट्रा, लेकिन वो जेफरसन को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। जेफरसन कौन थे, 3rd प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, तो वो उनको भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। वो मतलब उनको ऐसे अमेरिकन सोसाइटी में उन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। टू स्पीक आउट फोर्सफुली इन डिफेंस ऑफ इंडिया स्पेशली व्हेन द क्रिटिक इज डायरेक्टेड एट द यूएस गवर्नमेंट रिस्क अनसेटलिंग दैट बैलेंस। मतलब इंडियन कम्युनिटी के लोगों के लिए स्पीक आउट करना, बोलना, वो भी किसके डिफेंस में, इंडिया के फेवर में बोलना, इंडिया को बचाना, उसके फेवर में बोलना, और स्पेशली किसका, और इसमें क्रिटिक किसका होगा, यूएस गवर्नमेंट का होगा। तो इससे क्या होगा, ये रिस्क करता है, इसमें क्या रिस्क है कि ये अनसेटल कर देगा ये जो बैलेंस है जो इंडियन कम्युनिटी ने अभी तक, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने बना के रखा है, कि वो दिखाते हैं कि वो इंडिया के भी बहुत प्राउड है, लेकिन वो अमेरिकन सोसाइटी के हो चुके हैं। तो ये जो बैलेंस उन्होंने बना के रखा है, अगर वो वहाँ पे सोसाइटी को क्वेश्चन करेंगे, वहाँ की गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेंगे, तो शायद ये जो बैलेंस है ये बिगड़ जाएगा, जिससे कि इट इनवाइट्स स्क्रूटनी, सस्पिशन एंड द एज ओल्ड क्वेश्चन वेयर डू योर लॉयल्टीज लाई।
जिससे कि क्या होगा कि उनके ऊपर स्क्रूटनी आ जाएगी कि ये जो है इतनी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे, ये क्यों इंडिया के बारे में इतना फेवर में बोल रहे हैं। लोगों को सस्पेशन होने लगेगा, और फिर लोग ये जो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी लॉयल्टी कहाँ पे है, आप रहते हैं यहाँ पे, आप कमा यहाँ पे रहे, अपना परिवार यहाँ से चला रहे हैं, लेकिन आप शायद लॉयल तो इंडिया के लिए हैं सिर्फ, तो आप इंडिया में क्यों नहीं रहते हैं। समझ रहे हो, ट्रम्प जैसा एडमिनिस्ट्रेशन हो तो आपको एक्चुअली प्लेन में बिठा के वापस भेज भी दिया जाएगा। तो सबसे पहला रीज़न यही है कि वो बैलेंस, मतलब अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीज़न क्या है कि यहाँ पे उनको बैलेंस बनाना है, कि उनको दिखाना है कि हम इंडिया के भी मतलब हैं, हम इंडिया का भी कल्चर प्रोटेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, और हम अमेरिकन सोसाइटी के भी हैं, लेकिन वो जो बैलेंस है वो बिगड़ ना जाए, इसलिए वो यूएस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। ये एक पॉसिबल रीज़न इन्होंने दिया है। सेकेंड, फिर अब ये बोल रहे हैं कि जो एंग्जाइटी की वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं, इसको और सब्सटेंशिएट करके बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि दिस एंग्जाइटी इज़ नॉट अनफाउंडेड, ऐसा नहीं कि ये मतलब ऐसी हवा में एंग्जाइटी है, मतलब ये एक्चुअली रियलिटी है। इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं कि ये लोग क्यों इतना एंग्शियस है कि अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो हमको क्यों इतनी दिक्कत हो जाएगी। द राइज ऑफ एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस में अभी एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट देखा जा रहा है, जिससे दिक्कत क्या हो रही है कि मतलब इसलिए ज़्यादा डर रहे हैं इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लोग कि अगर हमने बोला तो ये बोलेंगे कि आप भी इमिग्रेंट हैं, आप क्यों यहाँ पे हैं, आप अपनी कंट्री में वापस जाइए। हैज़ कास्ट अ लॉन्ग शेडो ओवर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, इससे एक मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर काफ़ी दिक्कतें आई हैं, क्वेश्चंस आई हैं, जो आजकल एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट बढ़ रहा है यूएस में। फ्रॉम द मुस्लिम्स बैन इन द फर्स्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू द रेटोरिक ऑफ इन्वेजन एट द सदर्न बॉर्डर, जो पहला जब ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन आया था तब ये था कि मुस्लिम्स को ही बैन कर दो पूरे यूएसए से, और अब जो रेटोरिक आ रहा है, जो बातें चल रही हुई है कि सदर्न बॉर्डर में जो वो मैक्सिको के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे अगर ये यूएसए है तो यहाँ पे बॉर्डर इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मैक्सिको है, तो मैक्सिको के साथ जो बॉर्डर करते हैं तो इसमें इन्वेजन हो रहा है, मतलब लोग आ रहे हैं, घुस रहे हैं वहाँ पे, तो उसका अब ये इस बार सेकेंड टर्म में ट्रम्प के ये रेटोरिक आ गया। द पॉलिटिकल क्लाइमेट हैज़ ग्रोन इंक्रीजिंगली हॉस्टाइल टू दोज परसीव्ड एज फॉरेन, जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है वहाँ का वो बहुत हॉस्टाइल हो गया, एडवर्स हो गया ऐसे लोगों के अगेंस्ट जिनको ये देखा जाता है कि वो फॉरेन है। इसलिए इंडियन अमेरिकन ये दिखाना चाहते हैं कि वो अब पूरी तरीके से अमेरिकन हो चुके हैं, उनकी पूरी लॉयल्टी अमेरिका की तरफ है, वो फॉरेनर्स नहीं है, ताकि उनको इस पॉलिटिकल क्लाइमेट में बैकलैश ना फेस करना पड़े, दिक्कतें ना फेस करनी पड़े। इंडियन अमेरिकन्स डिस्पाइट देयर इकोनॉमिक सक्सेस, इवन दो इंडियन अमेरिकन्स बहुत सक्सेसफुल हो गए इकोनॉमिकली, आर नॉट इम्यून, वो इम्यून नहीं है, मतलब कभी भी उनको ये जो खतरा है कि वो फॉरेनर्स हैं या इनकी लॉयल्टीज इंडिया के साथ लाई करती है, वो कभी भी वो गाज इन पे गिर सकती है। इसलिए वो बैलेंस नहीं, इवन दो वो सक्सेसफुल हैं लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, स्पेशली सिंस दे कॉन्स्टिट्यूट अ विजिबल माइनॉरिटी, स्पेशली क्योंकि जो उनकी माइनॉरिटी वो काफ़ी विजिबल है, इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटी, ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी इनविजिबल हो जाएगी, वो पूरी कम्युनिटी पे गाज गिरेगी, तो इसलिए वो थोड़ा सा अंडर रेडार रहना चाह रहे हैं। हेट क्राइम्स अगेंस्ट साउथ एशियंस हैव रिजन, अगर आप अमेरिका में देखें तो जो हेट क्राइम्स हैं, मतलब अगर बिकॉज वो साउथ एशियन किसी को भी देख रहे हैं, चाहे वो चाइनीज़ हो, थाईलैंड से हो, साउथ कोरियन हो, इंडियन हो, वो हेट क्राइम्स जो उनके अगेंस्ट है क्योंकि वो इन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, वो काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं। एंड द कॉन्फ्लेशन ऑफ ब्राउन स्किन विथ फॉरेननेस परसिस्ट, और जो कॉन्फ्लेशन है मतलब आप इक्वेट करते हो, मिला देते हो कि जिसकी भी ब्राउन स्किन है अमेरिका में वो सब फॉरेनर्स हैं, तो ये जो कॉन्फ्लेशन है ये अभी भी वहाँ पे परसिस्ट करता है। इन सच अ क्लाइमेट साइलेंस में फील लाइक सेल्फ प्रिजर्वेशन, ऐसे अगर आप क्लाइमेट में देखें तो जो साइलेंस है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का, वो शायद ऐसा है कि वो खुद को सेल्फ प्रिजर्व कर रहे हैं, वो बस अपने आप को अमेरिकन सोसाइटी में कैसे भी बना के रख रहे हैं और अपने आप को प्रिजर्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं, वो अपने को प्रिजर्व करना चाहते हैं ज़्यादा। फिर पहला हमने रीज़न डिस्कस करा कि सेल्फ प्रिजर्वेशन, जो कि अमेरिकन का वो एक बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। अब दूसरा रीज़न, ये थोड़ा प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि जो अमेरिकन्स की कंसर्न है आज कि इंडियंस आ रहे हैं और उनको कम पैकेज देना पड़ रहा है और उतनी ही स्किल वो दे रहे हैं अमेरिकन कंपनीज़ को, तो आईटी कंपनीज़ को, तो वो इंडियंस को हायर कर रही है, लेकिन वो अमेरिका के जो यूथ हैं उनको नहीं हायर कर रही, वहाँ लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। वही सेम आर्गुमेंट जो वहाँ पे सेकेंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन हैं, जिनके बच्चे अब वहाँ पे अमेरिकन हैं लेकिन उनके पेरेंट्स इंडिया से गए थे, अब वो कह रहे हैं वो सेम आर्गुमेंट वो इंडियन कम्युनिटी के लोग भी ले रहे हैं कि अरे हमारे बच्चों को यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है और इंडिया से लोग H1B वीज़ा का यूज़ करके आ रहे हैं। आप समझिए
और मतलब इसलिए वो लोग H1B वीज़ा और ये जो हो रहा है कि इमिग्रेंट्स अब ज़्यादा ना आ पाए, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब क्योंकि हमको जन्नत मिल गई तो हम नहीं चाहते कि बाकी लोग भी जन्नत में आए। थोड़ा सा मैं आपको मतलब आई एम नॉट सेइंग अमेरिका इज जन्नत, आई डोंट, मतलब मैं बस एक आपको पैरेलल ड्रॉ कर रही हूँ कि क्योंकि हम एक मतलब अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, तो अब हम नहीं चाहते कि उस पोजीशन पे और लोग आए ताकि कंपटीशन ना बढ़े। ये दूसरा प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है। देयर इज ऑल्सो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। इंडियन अमेरिकन फ्रेंड्स, जो राइटर है उनके जो इंडियन अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, उन्होंने उनको बताया कि दैट मैनी इंडियंस हु सेटल डाउन इन द यूएस ए जनरेशन एगो, जो कि एक जनरेशन के पहले सेटल हो चुके थे ऑलरेडी यूएस में, दे फील दैट H1B वीज़ाज आर नाउ हर्टिंग देयर ओन चिल्ड्रंस अपॉर्चुनिटीज़। अब जो H1B वीज़ा आ रहे हैं वो खुद उनके बच्चों की भी अपॉर्चुनिटी को हर्ट कर रहे हैं। क्यों उनके बच्चों की भी अपॉर्चुनिटी? क्योंकि उनके बच्चे भी तो अमेरिकन ही हो गए। वो जब वो गए फिर वहाँ पे उनके बच्चे हुए, वो भी अमेरिकन हो गए। तो जो अमेरिकन के लिए एक्चुअली डिस्प्यूट है कि H1B वीज़ा आके हमारी जॉब ले रहे हैं, वही वहाँ के जो इंडियन अमेरिकन है जो एक जनरेशन पहले गए और अब जिनके बच्चे अब अमेरिकन हो गए, उनका भी सेम आर्ग्यूमेंट है। और इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इंडिया को। वो चाहते हैं कि इंडिया से कम ही लोग आएँ। देर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग रीसेंट स्टेम ग्रेजुएट्स। जो अभी आजकल जो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं उनमें अमेरिका में वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट देखा जा रहा है। इवन दोज विद स्टेम, मतलब आपको पता है ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इवन दोज विद अ कंप्यूटर साइंस डिग्री, इवन वो लोग जिनकी कंप्यूटर साइंस डिग्री है, एंड मैनी ऑफ दीज आर इंडियन अमेरिकन, और उसमें से काफ़ी लोग इंडियन अमेरिकन हैं, उनको भी जॉब्स नहीं मिल रही है अमेरिका में। Tech companies prefer to replace more expensive American employees with cheaper H1B visa holder। जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो क्या प्रेफर करती हैं कि जो अमेरिकन एम्प्लॉयज़ हैं उनको एम्प्लॉय करना, वहाँ पे ज़्यादा पैसे लगते हैं उनको एम्प्लॉय करने में, तो उसकी जगह वो चीपर H1B वीज़ा इंडियन टैलेंट को प्रेफर करती हैं, बिकॉज वो उतना सेम ही स्किल लेवल है लेकिन वो और चीपर रेट में मिल जा रहा है इंडिया को। क्योंकि चीपर रेट में कैसे मिल जा रहा है? क्योंकि जो $1 में कितने अराउंड, मतलब मैं आसपास का रेट बता रही हूँ, कुछ 85 रुपीज़ या ऐसे आता है, तो वहाँ पे उनको वो $1 देना पड़ रहा है, बट इंडियन को तो 85 मिल रहा है ना। तो इंडिया को वो मतलब अगर उनको अमेरिकन को $5,000 देने पड़ेंगे तो काम बनेगा, लेकिन इंडिया वालों को मतलब शायद वो $600 देंगे ना, और $600 इंटू 85 कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इंडिया वाले तो खुश हो जाएंगे। अमेरिका वालों के लिए वो बस $1,000 है, लेकिन इंडिया वालों के लिए तो ये 48,000 से भी ज़्यादा हो जाएगा ना। इट्स 48 या नो सॉरी 10,000 प्लस हो जाएगा, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसलिए इंडियंस को हायर करना चीपर हो जाता है, क्योंकि डॉलर, अगेन $1 इज इक्वल टू इतने सारे रुपए, तो रुपी जो है वो कमज़ोर है डॉलर के कंपैरिजन में, इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि उतने ही डॉलर्स में हम, उससे भी कम डॉलर्स में हम इंडियंस को ला सकते हैं यहाँ पे। और इंडियंस की भी मौज है, क्योंकि उनको तो अगर वो कन्वर्ट करेंगे तो उनको काफ़ी रुपये मिल रहा है, तो वो बैक होम जब रुपये भेजेंगे तो काफ़ी सेविंग्स भेजेंगे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये चीज़ हो जाती है। सो फॉर सच फैमिलीज, तो ये जो ऐसी सेकेंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन फैमिलीज हैं, साइलेंस इज टैसिट सपोर्ट फॉर ट्रम्प्स पॉलिसी। जो उनका साइलेंस है वो एक तरीके से सपोर्ट है ट्रम्प की पॉलिसी के लिए, ताकि H1B वीज़ा से सस्ते वर्कर्स ना आए, मतलब जिनको कम पैकेज मिल जा रहा है, ताकि उनके बच्चे जो कि अब अमेरिकन हो चुके हैं उन्हें जॉब मिल जाए। कितना प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है। पहला तो ये था कि वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम तो इसी सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, हमारी पूरी लॉयल्टी यहाँ है। दूसरा ये कि अरे हमारे बच्चों को खुद जॉब नहीं मिल रही, उनकी भी सेम परेशानी है जो भी अमेरिकन फैमिली की परेशानी है, तो वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। फिर तीसरा है, ये तीसरा रीज़न है जनरेशनल डायमेंशन टू दिस साइलेंस। एक जनरेशनल डायमेंशन भी है। अब वो जनरेशनल डायमेंशन क्या है? अगेन जैसे मैंने आपको पिछले आर्गुमेंट में बताया कि एक जनरेशन पहले वो लोग चले गए थे, और अब जो उनके बच्चे हैं वो अमेरिका में पैदा हुए, उन्होंने अमेरिका का ही कल्चर देखा। कभी कभी वो अपने दादी बाबा या नानी नाना से मिलने आ गए, कभी कभी वीडियो कॉल्स में बात हो गई। उनको जो इंडिया का कल्चर मिला वो उनकी पेरेंट्स के लेंस के थ्रू फिल्टर होके जो थोड़ा बहुत मिला वो मिला, अदरवाइज वो पूरे अमेरिकनाइज किड्स हैं। वो अमेरिकन कल्चर को पहचानते हैं, उनके वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके वॉइस है, उनके फ्रेंड्स, उनके जो भी उनके पार्टनर्स, वो सब अमेरिका से हैं मोस्टली। तो आपको क्यों लगता है कि वो इंडिया से ज़्यादा प्यार करेंगे? नहीं, उनकी जो लॉयल्टीज़ है, उनका जो सपोर्ट है वो अमेरिकन सोसाइटी के लिए होगा। वो खुद अमेरिकन है, उनके पास खुद अमेरिकन सिटीजनशिप है। तो वही है, ये जो मतलब जो लोग गए पहली बार इंडिया से, वो शायद इंडिया को मिस करेंगे, इंडिया में उनके रूट्स होगी, लेकिन उनकी नेक्स्ट जनरेशन को इतना नहीं होगा। और उसकी भी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो तो बस ऐसे ही स्टोरीज में बताएंगे कि या आई हैव सम इंडियन हेरिटेज, उनका कोई मतलब नहीं होगा इंडिया से।
So there is also a generational dimension to the silence. Many second generation Indian Americans born and raised in the US, जो कि बहुत सारे second generation Indian Americans हैं, मतलब उनके मम्मी पापा गए थे और उसके बाद वो जो बच्चे हैं second generation वो वहीं पे हुए, वहीं पे पैदा हुए, वहीं पे उनको रेस करा गया. They feel a looser connection to India. मतलब उनका जो connection इंडिया से है वो थोड़ा कम है कंपेयर टू उनके मम्मी पापा, क्योंकि उनके मम्मी पापा इंडिया में हुए, वो यहीं पढ़े लिखे, वो बस जॉब करने अमेरिका गए, लेकिन वो बच्चे तो वहीं के हैं ना, अमेरिका के हैं, तो उनका जो कनेक्शन है इंडिया से वो थोड़ा कम है. देयर आइडेंटिटी इज हाइफनेटेड, देयर लॉयल्टी इज प्लूरल. उनकी जो आइडेंटिटी है वो हाइफनेटेड हो गई है, वो इंडियन अमेरिकन है, वो इंडियन नहीं है अब उनकी. और उनकी जो लॉयल्टीज़ हैं वो प्लूरल है, मतलब वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, वो अमेरिका के लिए भी है, वो उनकी सोसाइटी के लिए, उनकी रियलिटी के लिए है. For them, India is often a place of ancestral memory. उनके लिए इंडिया एक ancestral पुरानी मेमोरी कि अच्छा मेरे नानी जी रहती हैं, नाना जी रहते हैं, दादाजी दादी ये सब रहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. Rather than lived reality, उनके लिए इंडिया एक lived reality नहीं है. इंडिया की पॉवर्टी, इंडिया के इश्यूज़, ये उनके लिए कोई रियलिटी नहीं है. उनके इश्यूज़ क्या है, अमेरिकन सोसाइटी में जो इशू हो रहे हैं वो उनकी lived reality है. वाइल दे में सेलिब्रेट होली, शायद वो सेलिब्रेट होली करेंगे, वो करेंगे और शायद वो करते भी होंगे, और इस क्रिकेट स्कोर्स भी वो फॉलो करते होंगे क्योंकि उनको ये सब उनके पेरेंट्स से मिला है. बट देयर पॉलिटिकल एंगेजमेंट, लेकिन वो किस पॉलिटिकल एंगेजमेंट में, किस पॉलिटिक्स में वो एंगेज करते हैं, टेंड्स टू बी डोमेस्टिक. वो डोमेस्टिक होती है. उनको इंडिया के पॉलिटिकल एंगेजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता. उनको वो होली दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जिन पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे वो एंगेज करना चाहेंगे वो अमेरिका के हैं. द इनजस्टिसेस दे रैली अगेंस्ट, जो इनजस्टिस हो रहा है जिसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठाते हैं, आर दोज विद इन अमेरिका. वो अमेरिका, मतलब जो अमेरिका में इनजस्टिस हो रहा है उनके अगेंस्ट वो आवाज़ उठा रहे हैं. पुलिस ब्रूटैलिटी, गन वायलेंस, जैसे कि वहाँ पे जो पुलिस ब्रूटैलिटी है, गन का वायलेंस कल्चर है, बच्चे गन लेके जा रहे हैं, स्कूल में शूटिंग कर दे रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के जो अमेरिका नहीं सपोर्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठा सकते हैं. ये सब वहाँ अमेरिका के इशूज़ हैं. गन वायलेंस इंडिया का इशू नहीं है. यहाँ पे ऐसे गन लॉज नहीं है लिबरल की कोई भी शॉप में चला जाए और गन खरीद लेगा, ऐसा नहीं है इंडिया में. लेकिन ये अमेरिका का इशू है. तो वहाँ के जो सेकेंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन किड्स हैं या सिटीजन्स हैं वो इन इश्यूज से ज़्यादा कंसर्न करते हैं कंपेयर टू कि इंडिया के साथ क्या हो रहा है, इंडिया को क्या इफेक्ट पड़ रहा है. नॉट द जियो पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया, कि साउथ एशिया में क्या हो रहा है, इंडिया को कैसे कॉर्नर करा जा रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. ठीक है. उसके बाद दिस इज नॉट अ फेलिंग बट अ शिफ्ट. ये कोई फेलिंग नहीं है कि दे फेल्ड एज अ कम्युनिटी, नो, बट अ शिफ्ट. देखिए डायस्पोरा भी होता है ना, मतलब वही डायस्पोरा आइडेंटिटी जो है वो स्टैटिक नहीं है, इट इवॉल्व्स ओवर टाइम. जब कुछ लोग गए, जब बहुत सारे एकदम से इंडिया से लोग गए वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा में कंट्रीब्यूशन करा, तब जो डायस्पोरा था उनके कल्चरल रूट्स थे, फिर उनकी जनरेशन्स बाय जनरेशन्स होती गई, तो वो पूरी तरीके से अमेरिकनाइज हो चुके हैं. उनकी जो एक पूरा कम्युनिटी अगर वहाँ पे देखें तो इस समय शायद उनकी लॉयल्टी ज़्यादा अमेरिका की तरफ है. बट इट डज नॉट मीन दैट व्हेन इंडिया इज टारगेटेड द इंस्टिंक्ट टू रिस्पॉन्ड मे बी वीकर. बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब इंडिया को टारगेट करा जाएगा तो शायद जो उनकी इंस्टिंक्ट है कि अंदर से कि नहीं हम रिस्पॉन्ड करें, वो वीकर हो जाएगी. द इमोशनल टेथर इज थिनर, द सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन डाइल्यूटेड. जो उनका इमोशनल एक कनेक्शन है इंडिया से, वो थोड़ा सा टेथर जो है, मतलब जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा थिन हुआ है, मतलब, और जो इनका ऑब्लिगेशन है इंडिया की तरफ वो थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है. मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो नहीं फील करते कि उनका बहुत ऑब्लिगेशन है इंडिया की तरफ. वाइल एलॉन मस्क डिक्लेयर्ड ही वुड गो टू वॉर टू डिफेंड द H1B सिस्टम. जो एलॉन मस्क ने डिक्लेयर करा था कि वो तो वॉर पे चला, मतलब अभी जब H1B वीज़ा की फ़ीस बढ़ाई गई तो एलॉन मस्क ने बोला था ना कि मैं तो भाई वॉर करने के लिए तैयार हूँ इस वीज़ा सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एलॉन मस्क जानते हैं कि उनकी जो टेस्ला जैसी कंपनीज़ हैं, ट्विटर है, एक्स जो है, उन सब में बहुत स्किल्ड इंडियन वर्कर्स जाते हैं और काम करते हैं. तो वो इस सिस्टम को ज़रूर प्रोटेक्ट करना चाहेंगे क्योंकि उनको तो कम पैकेज में अच्छा लेबर और अच्छे स्किलफुल पर्सन मिल रहे हैं. तो वो क्यों अमेरिकन सोसाइटी से लोग लेना चाहेंगे, वो भी महंगे पैकेज में. इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैं तो वॉर लड़ने चला जाऊँगा क्योंकि वो अपने प्रॉफिट्स देख रहे हैं. लेकिन कोई भी इंडियन अमेरिकन CEO है, उन्होंने शाई अवे करा कॉन्फ्रंटेशन से. उन्होंने एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये सिस्टम हमें प्रोटेक्ट, बल्कि वो खुद इन्हीं वीज़ा पे गए थे, लेकिन उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि इसको प्रोटेक्ट, क्योंकि वो तो इफेक्ट नहीं हो रहा ना, उनका तो ऑलरेडी वीज़ा क्लियर हो चुका है. तो यहाँ भी कुछ रीजंस बताए गए. अब ये बोल रहे हैं कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं.
बट साइलेंस हैज़ कॉस्ट, साइलेंस के खुद के अपने कॉस्ट हैं. क्या है? व्हेन द डायस्पोरा फेल्स टू डिफेंड इंडिया अगेंस्ट नेगेटिव पॉलिसी असॉल्ट्स, जब डायस्पोरा फेल हो जाता है इंडिया को डिफेंड करने में, जो नेगेटिव पॉलिसी असॉल्ट्स हो रहे हैं इंडिया के ऊपर, उससे इट फॉरफिट्स इट्स मॉरल वॉइस. तो फिर डायस्पोरा अपनी जो मॉरल वॉइस है उसको खो देता है. कैसे? इट अलाउज कैरिकेचर्स टू फ्लरिश. मतलब फिर ऐसा होता है कि जो कैरिकेचर से, जो एग्जैजरेटेड, जो सही वर्जन भी नहीं है ना, वो भी अब इंडिया के बारे में फैल रहे होते हैं और अब वो फैलते रहेंगे और इंडियन कम्युनिटी को भी वो अफेक्ट करेंगे. ऑफ इंडिया एज अ ट्रेड चीट, कि इंडिया जो एक ट्रेड चीट है, इंडिया हमसे हमसे प्रोडक्ट्स नहीं लेता लेकिन खुद अपनी पूरी चीज़ें एक्सपोर्ट कर देता है, हमसे एक वो कॉर्न का एक दाना भी नहीं लेता इंडिया. ये सारे नैरेटिव्स रहते हैं. स्ट्रैटेजिक इरिटेंट है इंडिया हमारी पॉलिसी में, या अ कंट्री अनडिजर्विंग ऑफ पार्टनरशिप, इंडिया के साथ तो हमें पार्टनरशिप ही नहीं करनी चाहिए. ये जो नैरेटिव्स है ना, ये फैलते हैं क्योंकि इंडियन अमेरिकन हमारे लिए खड़े नहीं हुए. इट ऑल्सो अंडरमाइंस द वेरी नैरेटिव ऑफ दिस डायस्पोरिक प्राइड दैट हैज़ बीन सो केयरफुली कल्टिवेटेड. और ये क्या और अंडरमाइन करता है, क्या ये खो देता है कि ये जो नैरेटिव बनाया गया था कि डायस्पोरिक प्राइड का, कि इंडियन अमेरिकन कितने प्राउड हैं अपने इंडियन हेरिटेज के, जो कि इतना केयरफुली बनाया गया था. विच पीएम नरेंद्र मोदी, जो हमारे पीएम हैं, उन्होंने तो उनको राष्ट्रदूत तक बोल दिया था कि वो हमारे एम्बेसडर हैं हमारे नेशन के, हमारी सॉफ्ट पावर के लिए खड़े होते हैं. इतना सब कुछ बोलते थे, लेकिन अब वो नैरेटिव अंडरमाइन हो रहा है क्योंकि आपने तो एक आवाज़ भी नहीं उठाई हमारे लिए जब हमारे साथ इतना गलत हो रहा है, इतने पॉलिसी असॉल्ट्स हो रहे हैं. What is the value of representation if it does not translate into advocacy? हमारे मतलब आप किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप क्यों खड़े हैं हमारे लिए जब आप हमारे लिए कुछ बोल ही नहीं रहे, हमारे लिए एडवोकेसी नहीं कर रहे हैं, तो फिर किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, इसका वैल्यू ही क्या है? एंड येट द साइलेंस इज नॉट यूनिवर्सल. ऐसा नहीं कि जो साइलेंस है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का यूनिवर्सल है, लाइक कोई भी किसी ने भी नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं है. देयर आर वॉइसेस, एक्टिविस्ट, एकेडमिक्स, कम्युनिटी लीडर्स एंड सम पॉलिटिशियंस. बहुत सारे लोग हैं, जब वो एक्टिविस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, और कुछ पॉलिटिशियंस भी जिन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई है, जैसे कि निक्की हेली, रो खन्ना, इन लोगों ने हमारे लिए बोला है, हु हैव स्पोकन आउट. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से बोला कि वो गलत कर रहे हैं. सम हैव चैलेंज द वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस. कुछ ने बोला कि जो आप वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं $100,000 की, ये सही नहीं है. एंड अदर्स हैव क्रिटिसाइज द टैरिफ. और कुछ लोगों ने बोला कि जो टैरिफ लगा रहे हैं हम इंडिया पे 50% का, ये भी सही नहीं है. बट दीज इंटरवेंशंस आर ऑफन आइसोलेटेड. लेकिन ये जो इंटरवेंशंस हो रहे हैं ये काफ़ी आइसोलेटेड है, एक दो वॉइसेज हैं. लैकिंग द कोऑर्डिनेटेड फोर्स दैट अदर डायस्पोरास हैव मार्शल्ड. और इसमें क्या है कि क्योंकि जब एक एक इंसान बोल रहा है कभी कभी, तो इनमें वो वॉइस नहीं आ रही है जो दूसरे डायस्पोरा में, जो उन्होंने मार्शल कर लिया इतनी सारी वॉइस को जोड़ के. क्योंकि जब आप एक रहेंगे, एक ग्रुप में रहेंगे, तो आपकी आवाज़ जो है वो सुनी जाएगी क्योंकि विजिबल होंगे. लेकिन कोई एक इंसान बोल रहा है अकेले अकेले, तो ऐसा बोल रहा है कि तो उनका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा. द जूइश अमेरिकन कम्युनिटी, जो जूइश लोग अमेरिका में हैं, उनकी जो कम्युनिटी है, फॉर इंस्टेंस, रूटीनली मोबिलाइजेस इफेक्टिवली इन डिफेंस ऑफ इसराइल. वो रूटीनली मोबिलाइज करते हैं, एक साथ आते हैं और वो डिफेंस बनाते हैं इसराइल की डिफेंस में, मतलब बोलते हैं वो इसराइल की डिफेंस में. ये सब हम इंडियन कम्युनिटी में क्यों नहीं देख रहे हैं वहाँ पे? द क्यूबन अमेरिकन कम्युनिटी, जो क्यूबा की कम्युनिटी अमेरिका में है, द लॉबी हैज शेप्ड यूएस पॉलिसी टूवर्ड हवाना फॉर डेकेड्स. उन्होंने वहाँ पे जो यूएस पॉलिसी है हवाना के लिए, क्यूबा की कैपिटल है हवाना, उसको दशकों से शेप करा है. इतना वहाँ पे वो पावर बना रखा है उन्होंने. लेकिन इंडियन अमेरिकन असॉल्ट हो रहे हैं तब भी नहीं बोल रहे. द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी बाई कॉन्ट्रास्ट, अगर आप कॉन्ट्रास्ट करें इन सारी कम्युनिटीज से, इट रिमेन्स फ्रैगमेंटेड. वो तो फ्रैगमेंटेड है, टुकड़े में बटी हुई है. कैसे? डिवाइडेड बाय द रीजन, रिलीजन एंड पॉलिटिकल ओरिएंटेशन. वहाँ जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, वहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं. हम वहाँ पे भी डिवाइडेड है. हम रीजन के बेसिस पे कि साउथ इंडियन कम्युनिटी के अलग ग्रुप है, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के अमेरिका में, नॉर्थ इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के अलग हैं, गुजरातीज के अलग हैं और नॉर्थ ईस्ट के अलग है. वहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं जो हम अपनी कंट्री में कर रहे हैं, डिवाइडेड. वहाँ पे भी हम रिलीजन के बेसिस पे कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो हिंदू है उनके ग्रुप अलग, जो मुस्लिम्स हैं उनके ग्रुप अलग, एंड इवन पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, जो लेफ्टिस्ट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं उनके ग्रुप्स अलग, और राइट्स. हम एक कम्युनिटी नहीं, हम ये नहीं दिखा रहे कि इन सबसे ऊपर उठ के हम इंडियन हैं, हमको उसको सपोर्ट करना. और इसीलिए हमारी वॉइसेस फ्रैगमेंटेड हो जा रही हैं. और इवन दो हम इतने अमीर हैं, इतने अच्छी अच्छी पोजिशंस में हैं वहाँ पे, हम उस वॉइस को यूज़ नहीं कर पा रहे इंडियन के एडवोकेसी, क्योंकि हम उससे बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑलरेडी डिवाइडेड हैं. देयर इज ऑल्सो रिलेक्टेंस टू कॉन्फ्रंट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली. एक रिलेक्टेंस है, मतलब एक हिचकिचाहट है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को हमको डायरेक्टली कॉन्फ्रंट नहीं करना चाहिए. मैनी इंडियन अमेरिकन सपोर्टेड ट्रम्प
ट्रम्प ड्रॉन बाय हिज प्रो बिजनेस स्टैंड। बहुत सारे इंडियन अमेरिकन जो हैं उन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट करा था, क्योंकि वो ट्रम्प का जो प्रो बिजनेस, ट्रम्प इज़ फुली कैपिटलिस्ट, तो बहुत प्रो बिजनेस स्टैंड रहता है कि हमको हर चीज़ बिजनेस के सपोर्ट में करनी चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि बिजनेस थ्राइव कर सके। तो जो इंडियन अमेरिकन हैं वो अक्सर इन बिजनेस में जाके काम करते हैं या उनको हेड करते हैं, इसलिए बहुत सारे इंडियन अमेरिकन ट्रम्प को इनडायरेक्टली मतलब उनकी पॉलिसी के लिए सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए वो डायरेक्टली उनसे कॉन्फ्रंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। हिज टफ पॉस्चर ऑन चाइना, और जो उनका चाइना के अगेंस्ट टफ पॉस्चर था वो भी एक रीज़न है कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी क्यों उनको सपोर्ट कर रही है ट्रम्प को। एंड स्कॉलरशिप ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, और जो हिंदू नेशनलिस्ट सेंटीमेंट है उसको भी ट्रम्प ने काफ़ी स्ट्रैटेजिकली यूज़ करा है, दिखाया कि हम रेस्पेक्ट करते हैं उसको। जैसे द हाउडी मोदी रैली इन ह्यूस्टन वेयर ट्रम्प एंड मोदी शेयर्ड अ स्टेज वॉज एम्ब्लेमेटिक ऑफ दिस अलाइनमेंट। एक जो रैली हुई थी जिसमें ट्रम्प और मोदी ने मतलब स्टेज शेयर करा था और हाथ मिलाया था, तो ये एक इस अलाइनमेंट का कि हिंदूज़ को फेवर कर रहे हैं। तो इसलिए भी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी काफ़ी फेवर कर रही है ट्रम्प को, या उनके सामने वो नहीं जा रही, क्योंकि उनकी कई पॉलिसीज़ है जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को पसंद है। A large segment of this diaspora sees Trump as a friend। इसमें से एक जो काफ़ी बड़ा सेगमेंट है वो ट्रम्प को फ्रेंड की तरीके देखता है, बट फ्रेंडशिप मस्ट बी टेस्टेड, लेकिन फ्रेंडशिप को हमें टेस्ट करना चाहिए। इफ़ टेरिफ्स हर्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स, इफ वीज़ा फीस पनिश इंडियन प्रोफेशनल्स, अगर टेरिफ इंडिया के एक्सपोर्टर्स को हर्ट कर रहे हैं और अगर वीज़ा फीस से जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं उनको पनिश करा जा रहा है, इफ़ सैंक्शंस इम्पीड इंडियाज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, अगर जो सैंक्शंस है वो इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं, देन साइलेंस इज कॉम्प्लिसिटी। तो अगर आप तब भी साइलेंट हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसिट है, आप कहीं ना कहीं एग्री कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ऐसा होना चाहिए। The diaspora must learn to distinguish between symbolic gestures and substantive policy। diaspora को सीखना पड़ेगा कि symbolic gesture सिर्फ दिखाना कि नो हम तो प्रो इंडिया हैं, हम मोदी हमारे फ्रेंड हैं और एक्सेट्रा, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। और जो सबस्टैंटिव पॉलिसीज़ होती हैं, जो एक्चुअली ज़मीन पे जो आपने जो पॉलिसी निकाली है उसमें बहुत डिफरेंस होता है, तो हमको इसमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। ए हैंडशेक इन ह्यूस्टन डज नॉट इरेज अ सैंक्शन ऑन न्यू दिल्ली। जस्ट बिकॉज आपने अमेरिका में एक हैंडशेक करा वो इरेज नहीं कर देता कि जो आपने दिल्ली पे सैंक्शंस लगाए हैं उनको। देन देर इज़ ऑल्सो अ डीपर क्वेश्चन एट प्ले, और इन सब में एक बहुत डीपर क्वेश्चन है, मतलब क्या कि व्हाट डज इट मीन टू बी डायस्पोरिक। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक डायस्पोरिक, आप एक पर्टिकुलर डायस्पोरा, एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या है। इज इट मियरली अ मैटर ऑफ कल्चरल नॉस्टैल्जिया, क्या ये सिर्फ एक कल्चरल नॉस्टैल्जिया के लिए कि हम इस कल्चर मतलब आपने बॉलीवुड को रिमेंबर कर रहे हो, आप खिचड़ी को रिमेंबर कर रहे हो, इंडियन डाइवर्सिटी, गरबा, इन सबको रिमेंबर कर, क्या बस वो नॉस्टैल्जिक एस्पेक्ट होता है डायस्पोरा का, मतलब बॉलीवुड फिल्म्स, बिरयानी, भरतनाट्यम, क्या सिर्फ इसी में लिमिटेड है डायस्पोरा? नहीं। और डज इट एंटेल अ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर जब आप बोलते हैं कि आप एक डायस्पोरा को बिलोंग करते हैं तो क्या उसके साथ एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है? और वो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टू डिफेंड द होमलैंड व्हेन इट इज़ रॉन्ग, अपने होमलैंड को डिफेंड करना जब उसके साथ गलत हो रहा हो। टू स्पीक द ट्रूथ टू पावर, और जो पावर में है आपकी कंट्री में उसके साथ स्पीक, मतलब उसको सच बताना कि आप गलत कर रहे हैं इंडिया के साथ। एंड टू एक्ट एज अ ब्रिज रादर देन अ बाई स्टैंडर, और एक ब्रिज के जैसे एक्ट करना इंडिया और अमेरिका के बीच में, रादर देन अ बाई स्टैंडर कि आप जिस बगल में खड़े हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इंडिया के साथ क्या कर रहा है अमेरिका। द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी हैज़ द रिसोर्सेज, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास वो रीच है, उनके पास वो रेस्पेक्ट है कि वो नैरेटिव्स को शेप कर सकते हैं अमेरिका में। इट कैन लॉबी कांग्रेस, वो कांग्रेस में लॉबी कर सकते हैं अपने इंडिया के लिए, एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कांग्रेस को, मीडिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और पब्लिक ओपिनियन को भी मोबिलाइज कर सकते हैं इंडिया के सपोर्ट में। इतनी पावर है इंडियन अमेरिकन के पास अमेरिका में। बट इट मस्ट फर्स्ट फाइंड इट्स वॉइस, लेकिन पहले उन लोगों को अपनी वॉइस ढूंढनी पड़ेगी, एक साथ आना पड़ेगा। नॉट अ वॉइस ऑफ ब्लाइंड नेशनलिज्म, उनको वो आवाज़ नहीं कि वो अंधे नेशनलिज्म हो जाए कि नहीं अरे कैसे आपने कर दिया, बिल्कुल अंधे देशभक्त बन गए। नहीं, उनको अंधा देशभक्त नहीं बनना है, बट ऑफ प्रिंसिपल सॉलिडारिटी, एक प्रिंसिपल के तहत उनको सॉलिडारिटी में आना है कि नहीं हम इंडियंस हैं, हम अमेरिका में आए हैं और उनको एक सॉलिडारिटी दिखानी है। नॉट अ वॉइस दैट एक्कोज दिल्ली, एक वो वॉइस नहीं बोलनी कि जो दिल्ली बोल रहा है उनको, बल्कि एक ऐसी वॉइस बोलनी है जो कि वॉशिंगटन के साथ रेजोनेट करे, वो वॉशिंगटन के इंटरेस्ट को भी फेवर करे लेकिन इंडिया के भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को बचाए।
ऐसी वॉइस उन्हें बोलनी है, देन इंडिया फॉर इट्स पार्ट मस्ट ऑल्सो एंगेज मोर डीपली विद इट्स डायस्पोरा। इंडिया को भी अपने पार्ट पे क्या करना है, डायस्पोरा के साथ ज़्यादा डीपली एंगेज करना है, नॉट मियरली एज अ सोर्स ऑफ रेमिटेंस और सॉफ्ट पावर। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको उनसे रुपए मिलते हैं इंडियन डायस्पोरा से, या फिर वो हमारी सॉफ्ट पावर है, वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है बाहर की कंट्री में जाके, बट एज अ स्ट्रैटेजिक कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमको उनको एक स्ट्रैटेजिक कॉन्स्टिट्यूएंसी देखना है कि अमेरिका में वो एक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इट मस्ट लिसन टू देयर कंसर्न। इंडिया को उनकी कंसर्न्स के बारे में सुनना चाहिए, अंडरस्टैंड देयर कॉन्स्ट्रेंट्स, उन पर क्या क्या लिमिटेशंस है उनको समझना चाहिए, एंड एम्पावर देयर एडवोकेसी। और जो वो एडवोकेसी कर रहे हैं हमारी इंडियन सोसाइटी की वहाँ पे, उसको एम्पावर करना चाहिए, उसको और सपोर्ट करना चाहिए। द रिलेशनशिप मस्ट बी रेसिप्रोकल। ये जो रिलेशनशिप है इंडियन डायस्पोरा और इंडिया के बीच में, ये रेसिप्रोकल होनी चाहिए। अगर वो हमारे लिए खड़े होने तो हमको उनके लिए खड़े होना चाहिए, नॉट रेटोरिकल। सिर्फ रेटोरिकल नहीं होनी चाहिए कि अरे वो तो हमारे राष्ट्रदूत हैं और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको ज़मीनी रियलिटी पे काम करना है। वी स्पेंड मिलियंस ऑन वाशिंगटन लॉबीज। हम जो लॉबीस्ट होते हैं, मतलब वाशिंगटन में कि जो हमारे फेवर में बोलते हैं, उन पर मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं, हु हैव फेल्ड टू इम्पैक्ट ट्रंप। लेकिन उन्होंने बिल्कुल कुछ वो ट्रंप पे इम्पैक्ट डाल ही नहीं पाए, वो फेल हो गए, तो हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स पानी में गए। बट हैव डन टू लिटिल टू गैल्वनाइज अवर इंडियन ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू सपोर्ट अवर इंटरेस्ट। लेकिन हमने बहुत कम काम करा है कि हम अपनी इंडियन ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो हमारे इंडियन डायस्पोरा के वहाँ पे लोग हैं, हम उनको बोले, उनको हम उन पे इन्वेस्ट करें कि वो हमारी वॉइस बने, वो हमारे कंसर्न्स उठाए वहाँ पे। द साइलेंस ऑफ द डायस्पोरा इज अबाउट द टेंशन बिटवीन सक्सेस एंड सॉलिडारिटी। ये जो साइलेंस है डायस्पोरा का, ये जो टेंशन है सक्सेस और सॉलिडारिटी के बीच में, उसमें है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो बोलेंगे तो शायद जो उनकी सक्सेस है अमेरिकन सोसाइटी में वो चली जाए। अगर वो सॉलिडारिटी दिखाएंगे इंडिया के साथ, बिटवीन एसिमिलेशन एंड एलिजियंस, एक जो टेंशन है कि नहीं हम एसिमिलेट भी कर रहे हैं अमेरिकन सोसाइटी में, लेकिन अगर हमने इंडिया के साथ एलिजियंस दिखाया तो ऐसा हो जाएगा कि आप एसिमिलेटेड नहीं है, आप फॉरेनर हैं। For us in India, it is also about remembering that the voice of a community is not measured by its wealth. और जो हम लोग इंडिया में बैठे हैं, हमको भी ये याद रखना चाहिए कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी की वो जो वॉइस है, सिर्फ उनकी वेल्थ से रिप्रेजेंट नहीं होती कि जस्ट बिकॉज उनके पास पैसा है इसलिए वो बहुत पावरफुल हैं, और क्योंकि उनकी टाइटल्स बहुत अच्छे अच्छे, वो CEO हैं गूगल के, वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, सिर्फ इस बात से उनकी वेल्थ नहीं पता चलती, बट बाई इट्स विलिंगनेस टू स्टैंड अप फॉर द मदरलैंड व्हेन इट मैटर्स मोस्ट। उनकी वॉइस कितनी पावरफुल है, कितनी अच्छी है, वो इस बात से पता चलती है कि क्या वो विलिंग है, क्या उनकी इच्छा है कि वो अपनी मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए खड़े होंगे जब एक्चुअली हमको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। जब उनकी मातृभूमि को उनकी उस आवाज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो क्या वो खड़े होंगे उन कंट्री के लिए। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में आया हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये एडिटोरियल ख़त्म हो गया है, एंड दिस वीडियो इज़ क्रिएटेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। ये ED ऐसे कंटेंट के लिए कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और इसका जो पूरा कॉपीराइट है ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को बिलोंग करता है, और जो क्रेडिट्स जाते हैं वो मिस्टर शशि थरूर जी को जाते हैं। एंड मैं यहाँ पे सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अपने खुद के पर्सपेक्टिव ऐड कर रही हूँ, और एनालाइज कर रही हूँ कि किस तरीके से चीज़ें बोली गई, उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स देके सब्सटैंशिएट कर रही हूँ, ताकि जो आप लोग हैं उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि मैंने एक 15 मिनट सीरीज़ भी चालू करी है। इनकेस आपके पास एडिटोरियल देखने का टाइम नहीं है, और इनकेस आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में लाइन बाय लाइन नहीं समझना है, क्योंकि जो व्यूअर्स होते हैं उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो ये जो फुल एडिटोरियल्स है इसमें मैं फुल एक एक लाइन कवर कर रही हूँ, लेकिन जो 15 मिनट सीरीज़ एडिटोरियल है उसमें मैं समरी कवर कर रही हूँ, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स कवर होंगे। आपको अगर मतलब इससे फ़ायदा मिले तो आप उसको भी देख सकते हैं, जिससे आपके पास टाइम नहीं तो एटलीस्ट आप मिस आउट ना करें कॉन्टेक्स्ट को, आर्ग्यूमेंट्स को, और उसको देखने से आपको ये भी पता चलेगा कि पर्टिकुलरली UPSC मेंस में या कौन सी जगह पे आप वो जो कंटेंट है, वो जो आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि जब हम पूरा एडिटोरियल पढ़ते हैं ना तो कभी कभी हमें ये समझ नहीं आता कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो ले ली, लेकिन यूज़ कैसे करेंगे। तो जब वही आर्ग्यूमेंट्स जो बहुत सक्सेंट फॉर्म में हमको मिलते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो 15 मिनट सीरीज़ है उसमें मैंने उन आर्ग्यूमेंट्स को अलग से बताया है, आप इसके बाद एक बार देख भी सकते हैं, उससे आपका रिविजन हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके माइंड में, प्लस आपको ये भी समझ में आएगा कि उसको आपको कहाँ पे यूज़ करना है। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अच्छा लगा, पसंद आया। थैंक यू सो मच।